चलिए चालू करते हैं हमारा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स या फिर मैट्राइसिस। ठीक है, मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म है जबकि मैट्राइसिस क्या है, उसका प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, अच्छा कुछ सोचते हैं सर मैट्रिक्स मतलब क्या, आप मैट्रिक्स मूवी की बातें कर रहे हो? मैंने बोला नहीं भाई, मैंने चैप्टर की बात की, मन करे तो मूवी बाद में देख लेना। ठीक है, फिलहाल यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर लो। अच्छा मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कुछ सोचते हैं भाई इसका यूज़ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? ठीक है, इतना सारा दिन इतने सारे चैप्टर्स पढ़ते क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा देखो मैट्रिक्स बहुत ही काम का चैप्टर है, इससे हम काफ़ी सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस मिले तो उसे कैसे सॉल्व करना है, वो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, साथ में इसका काफ़ी जगह यूज़ है, काफ़ी सारी एप्लीकेशन मतलब इंडस्ट्रीज़ में, हम कह सकते हैं कॉमर्शियल फील्ड में, एज वेल एज काफ़ी सारे साइंस की फील्ड में भी हर जगह इसका यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा अब इसके चैप्टर की ओर आते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। मैंने कहा मैट्रिक्स मीन्स अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, इन अ स्क्वायर बॉक्सेस। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 हो, ठीक है, और मुझे उसे मैट्रिक्स में यानी कि अरेंजमेंट करना है रेक्टेंगुलर बॉक्स में, तो क्या करूंगा मैं, उसे ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाऊंगा और अंदर 5 को लिख दूंगा, तो ये क्या हो गया मैट्रिक्स। कुछ कहेंगे सर ऐसे ही लिख देना है? मैंने कहा हाँ, बस एक काम करना है, उसको कुछ नाम दे दो कि भाई मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, तो उसे कैपिटल अल्फाबेट से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ कैपिटल ए, कैपिटल बी ऐसे लिख सकता हूँ। इसे कैसे रीड किया जाएगा, मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस 5। ठीक है, अच्छा कुछ कहेंगे सर एक ही नंबर, इतनी सी बात? मैंने कहा नहीं, हो सकता है ज़्यादा नंबर भी हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, आई वॉन्ट टू अरेंज दिस नंबर। ठीक है कि भाई इसे मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो क्या करूंगा कि भाई मैट्रिक्स P इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, हो सकता है इसी की तरह मुझे दूसरे तरीके से लिखने का मन करे तो मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स Q इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, इस तरह से नंबर को अरेंज किया। ठीक है, अच्छा अंदर जो भी नंबर्स थे, ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं, अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो उसे हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, या तो एलिमेंट्स या फिर एंटिटी। ठीक है, आप एलिमेंट्स याद रख लो, ये काफ़ी अच्छा रहता है कि अंदर जो भी एलिमेंट्स हो हम इसे इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे जो ये 1 एंड 2 है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली अरेंज है, 3 एंड 4 हॉरिजॉन्टली अरेंज है। उस हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट को क्या बुलाते हैं, रो। क्या बुलाते हैं, रो। मतलब हॉरिजॉन्टल कुछ भी हो तो उसे रो। एज वेल एज यहाँ 1 एंड 3 ऐसे सीधे दिख रहे हैं आपको, तो उसे किस में बुलाते हैं, कॉलम में। ठीक है, अच्छा सर इसे मैं फर्स्ट रो R1 बुला लूँ? मैंने कहा हाँ। सर इसे सेकंड रो R2 बुला लूँ? मैंने बोला हाँ। देखो रो मतलब कुछ WWF वाले रो समझ गए होंगे कि सर ब्रॉक लेसनर आएगा। मैंने बोला नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी, बस हम यहाँ पे रो मतलब सिर्फ ऐसे आड़ा मतलब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर ये 1 एंड 3 ये किस में है? मैंने बोला ये कॉलम 1 में है। कॉलम 1 के बाद इसे मैं कॉलम 2 ऐसे C2 फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चे ने देखा सर यहाँ पे आपने क्या किया पता है, आपने 2 रोज एंड 2 कॉलम में अरेंजमेंट किया। मैंने कहा हाँ ठीक है, 2 रो ली एंड 2 कॉलम ली। ठीक है, अच्छा मैंने पहले क्या लिखा, पहले लिखा मैंने नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज। ठीक है, और साथ में क्रॉस करके एक और चीज लिखी, क्या लिखी, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिस रिप्रेजेंटिंग 2 क्रॉस 2 ऐसे लिखा हुआ आए। ठीक है, कि भाई रिप्रेजेंट द नंबर 2, रिप्रेजेंट द नंबर इन 2 क्रॉस 2 फॉर्म, या फिर रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स एज ए 2 क्रॉस 2 फॉर्म। तो हमें समझ जाना है कि पहला 2 किसके लिए था, रोज के लिए, दूसरा कॉलम के लिए। अच्छा सर तो ये क्या दिखाता है? मैंने बोला ये उसका ऑर्डर दिखाता है कि भाई मैट्रिक्स कैसा होगा, उसमें कितनी रो होगी और कितनी कॉलम होगी। सर तो इस हिसाब से इसका ऑर्डर क्या होगा? मैंने बोला देखो यहाँ पे हमने देखा आरो नंबर, हमने देखा कि एक ही रो में है, तो यहाँ सिर्फ एक रो है। ठीक है, अच्छा एज वेल एज अगर सीधा इस तरह से नंबर देखे जाए तो ये कॉलम 1 है। ठीक है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है। तो मैंने देखा यहाँ पे रो 1 थी एंड 4 कॉलम थी। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 4। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें 1 क्रॉस 4 रिप्रेजेंट करता है कि इसमें एक रो है एंड 4 कॉलम है। इसी तरह से अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई आइडेंटिफाई, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, कि भाई मैट्रिक्स R इक्वल टू कभी ऐसा दिया हो कि 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर ढूंढो। तो मैंने कहा यार यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई अगर ऐसे देखेंगे 1 2 3 तो हमें R1 R2 R3 हमें 3 रो दिख गई। ठीक है, एज वेल एज यहाँ पे ऐसे वर्टिकली अगर देखेंगे तो कॉलम 1
कॉलम 2। ठीक है, मतलब कितनी कॉलम दिख गई? 2 कॉलम। तो 3 क्रॉस 2 इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स आर। ठीक है, अच्छा कुछ सोचते हैं सर ये 3 क्रॉस 2 मैं डायरेक्टली 6 लिख दूं तो? मैंने बोला यार ये तूने क्या कर दिया, ये 3 क्रॉस 2 ये ऑर्डर नहीं दिखाता, ये दिखाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या दिखाता है? मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा साथ में हमने देखा कि भाई सर ये 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाता है, ये थोड़ी 3 क्रॉस 2 से दूसरे तरीके से भी आ सकता है। मैंने बोला हाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो देखो पहली रो में कितने एलिमेंट है? 2। ठीक है, दूसरी रो में 2, अगेन तीसरी रो में 2, तो देखो 2 2 2 3 टाइम 2 यानी कि 6। तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, अच्छा कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया ऑर्डर की जगह, कभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए और बोला कि व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, यानी कि पॉसिबल ऑर्डर क्या है, या फिर ऐसा पूछ लिया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है कि भाई अगर 6 टोटल एलिमेंट है तो क्या इसका ऑर्डर सिर्फ 3 क्रॉस 2 होगा? मैंने बोला नहीं, 6 तो 2 क्रॉस 3 से भी आ सकता है। ठीक है, 1 क्रॉस 6 के भी आ सकता है। तो यानी कि हमें कौन कौन से ऑर्डर मिल सकते हैं? तो भाई 1/6 का मैट्रिक्स भी हो सकता है जिसमें 1 रो एंड 6 कॉलम हो। ठीक है, हो सकता है 6/1 का मैट्रिक्स हो। ठीक है, यानी ऑर्डर 6 क्रॉस 1 भी आ सकता है। हो सकता है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो, या फिर हो सकता है 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो। सर यानी कि इसके फैक्टर ही हमें लिखने हैं क्रॉस करके और इसका ऑर्डर चेंज करके, इससे हमें उसका ऑर्डर मिल जाएगा? मैंने बोला हाँ डेफिनेटली, उससे आपको पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा कभी इसी की जगह आपको ऐसे ही बोल दे एक मैट्रिक्स कीवर्ड ऑफ 2 क्रॉस 2, तो आपको डायरेक्टली मान लेना है कि भाई मैट्रिक्स इस तरह से डायरेक्टली मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स जिसमें 2 रो हो एंड 2 कॉलम हो, ऐसा मान लेना है। और जहाँ पे अंदर की एंटिटी आपको अगर नहीं दी तो ABCD आप ऐसे नाम लिख के डायरेक्टली उसे आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमने देखा कि मैट्रिक्स मीन्स अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, कि अंदर हम कैसे हम नंबर को अरेंज करते हैं। चलिए कुछ और बातें उसकी देखते हैं कि सपोज मैट्रिक्स A इक्वल टू हो तो मैं इसे शॉर्ट में अंदर के एलिमेंट्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि भाई स्मॉल aij इज रिप्रेजेंटिंग द इनसाइड एलिमेंट, जहाँ पे यहाँ पे उसका ऑर्डर होगा I क्रॉस J। अब कुछ सोच रहे होंगे सर ये आपने क्या लिख दिया अंदर aij फॉर्म में? मैंने कहा देखो यहाँ पे I रिप्रेजेंट करता है रो, ठीक है, एंड J रिप्रेजेंट करता है कॉलम। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि aij का मतलब कि अगर मैं, ठीक है, I इक्वल टू 1 2 3 ऐसे ऐसे टोटल दिया हो m एंड J इक्वल टू अगर मैं ले लूँ 1 2 अप टू n कॉलम्स, ठीक है, तो क्या होगा उसकी अगर वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो पूरा मैट्रिक्स मुझे इस तरह से दिखेगा। देखो यहाँ पे मैंने m एंड n लिए हैं, हो सकता है वो आगे भी अलग अलग नंबर्स दिए जा सकते हैं। ये मैं जनरलाइज फॉर्म दिखा रहा हूँ कि अगर इस मैट्रिक्स A को aij I क्रॉस J के फॉर्म में लिखूँ जहाँ पे I रो रिप्रेजेंट कर रहा है और J कॉलम, तो मैं हर एक एंट्री को कैसे बुला सकता हूँ कि भाई अगर मैं पहले एलिमेंट्स की बात करूँ तो पहला एलिमेंट्स को मैंने सपोज A बोला और बाद में 1 1 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रो 1 में है एज वेल एज कॉलम 1 में है। ठीक है, रो 1 में ये एलिमेंट है एज वेल एज कॉलम 1 में, जहाँ पे पहला 1 रिप्रेजेंट करता है रो को और दूसरा 1 रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अच्छा उसी की जगह अगर बाजू में चाहूँ तो यहाँ A1 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा ये सारे एलिमेंट रो 1 में है, यानी यहाँ पे A1 A2 A1 पहला तो 1 तो आएगा ही, लेकिन दूसरा देखो 1 2 ऐसे चेंज होता जाएगा क्योंकि कॉलम यहाँ पे बदल रही है। उसके बाद A1 3 हो जाएगा क्योंकि उसके बाद कॉलम कौन सी होगी? तीसरी होगी। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो टोटल कॉलम हमें पता है कितनी है, n है। टोटल कॉलम कितनी है? n है। तो लास्ट वाला एलिमेंट हो जाएगा A1n। क्या हो जाएगा? A1n। ठीक है, अच्छा सर उसी की जगह अगर मैं रो 2 के एलिमेंट की बात करूं तो पहला एलिमेंट कैसा होगा? मैंने बोला A21। क्यों? क्योंकि A2 रिप्रेजेंट करता है सेकंड रो का है और 1 रिप्रेजेंट करता है कॉलम 1 का है। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू सारी I एंड J की वैल्यू है, पहली वैल्यू हमेशा I की, दूसरी J की, याद रखना क्योंकि ये बहुत काम आ सकता है क्योंकि ये aij हमने डायरेक्टली वैल्यू रखी है। हो सकता है इसका कोई इक्वेशन दे दे कि भाई कभी अगर ऐसा दिया हो कि aij, ठीक है, इक्वल टू है I प्लस J,
तो इससे हम डायरेक्टली मैट्रिक्स नया जनरेट कर सकते हैं। कैसे, मैं अभी बताता हूं, पहले ये लिख लेते हैं कि भाई A21, उसके बाद यहां पे A22 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड रो तो है ही, साथ में कॉलम भी कौन सी होगी, दूसरी। सेम वे यहां पे A2N। अच्छा, नीचे जाते जाएंगे तो पता चलेगा लास्ट कौन सी रो होगी। मैंने कहा लास्ट रो थी यहां पे RM, ठीक है, हमें I इक्वल टू पता है 1 से लेके M तक जा रहा था, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा mth रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यहां पे सेम वे mth रो सेकंड कॉलम, और आगे बढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा mth रो nth कॉलम। तो यानी कि यहाँ पे टोटल MN लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे देखो M रो थी एंड N कॉलम थी, तो इसका ऑर्डर होगा M क्रॉस N। तो हम लिख सकते हैं, और इस पर से हम जनरलाइज भी कह सकते हैं कि M क्रॉस N का प्रोडक्ट MN होता है। तो टोटल MN एलिमेंट को अगर हम M रो एंड N कॉलम के फॉर्म में अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसे ही मैट्रिक्स बुलाया जाता है। अच्छा, अब हम थे कहाँ पे कि भाई Aij इक्वल टू I प्लस जे लिखा हो और मुझे इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इसका नाम मैं P ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वो लोग एक और कंडीशन देंगे कि भाई कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स वेयर Aij इक्वल टू I प्लस जे एंड हुज ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3, ऐसा कुछ भी दे देंगे, 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 3। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, रो, एंड 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम। क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स अगर बनाने की कोशिश करूंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा कि भाई यहाँ पे रो कितनी है, तो क्या R1 R2, ठीक है, 2 रो है। एज वेल एज कॉलम कितनी है, तो क्या C1 C2 C3, 3 कॉलम है। तो यानी कि अगर मैं एलिमेंट्स लिखना चाहूँ तो मैं पहला एलिमेंट कौन सा लिखूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सेम वे अगर यहाँ पे रो 2 के एलिमेंट लिखना चाहूँ तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेम वे सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये मैंने लिख दिया कि भाई अंदर की एंट्रीज ऐसी होंगी लेकिन ओरिजिनल नंबर लिखा नहीं है। क्यों, A11 का मतलब क्या होता है, जरा सोचो। A11 मतलब देखो, Aij का मतलब I प्लस जे था, तो 11 का मतलब क्या हो जाएगा, I क्या है 1, यहाँ पे J भी क्या है 1, तो 1 प्लस 1 2। अच्छा, हो सकता है अगर मैं यहाँ पे A12 ढूंढने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो I की वैल्यू है 1 प्लस J की वैल्यू है 2, तो 1 प्लस 2 3, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आगे डायरेक्टली मुझे यहाँ पे इजी इक्वेशन है तो डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ दोनों का प्लस ही करना है। तो मैं इस मैट्रिक्स P को इस तरह से डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ कि भाई देखो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, ठीक है, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4 एंड 2 प्लस 3 5। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट्स को देखा। इसके बाद हम कुछ और सम्स देखेंगे और साथ में इक्वालिटी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी देखेंगे। थैंक यू।